coming. अच्छा इसका चलो दैट्स गुड, अच्छी बात है। और जनाब खैरियत से हो, ठीक ठाक हो? सर आप सुनाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना चल रहा है। अच्छा क्या चल रहा है? कुछ एक्टिविटी चल रही है पढ़ने पढ़ाने वाली? कोई नहीं? नहीं खास तो भी नहीं चल रही बोल रहे, बट सर रिसर्च कर रहा था मैं डिवाइसेस पे मेम्स की। तो ठीक है। वेब फॉर साइंस में डिफरेंट पेपर्स डाउनलोड किए हैं, अभी उन्हीं पे रिसर्च कर रहा हूँ। तो करके मैं फाइनलाइज करूँ अपनी डिवाइस की, मैंने किस पे आगे working करनी है। चलो ठीक है, बस एक क्यों करते हैं ना, आज का एक लेक्चर लेते हैं ना, एक या दो लेक्चर इतना भी चलता है, घंटा सवा घंटा, ठीक है, जिसमें वी विल डिस्कस द चैप्टर 3। अहमद क्या हाल चाल है, खैरियत से हो? अहमद लगता है माइक नहीं काम कर रहा है अहमद का। सभी ज्वाइन कर रहा है, मेरा ख्याल कनेक्टिंग है। अच्छा अब आ गया मेरा ख्याल है। यस हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद क्या हाल चाल है, खैरियत से हो, ठीक ठाक हो? यस सर। चलो दैट्स गुड। अच्छा मैं डिस्कस ये कर रहा था कि आज हम अभी लेक्चर लेते हैं ना, देखते हैं कोई कोशिश करते हैं घंटा सवा घंटा का लेक्चर हो जाए, जिसमें चैप्टर 3 हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। और देन उसके ओके बाद एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे जिसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो है ना प्रोजेक्ट को, डिफरेंट समवेयर वी विल पुट इट समवेयर नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो उसमें हम श्योर बेसिकली जो सर। देखते हैं कि हम क्या काम करना है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उस वक्त तक ये है कि आप लोग जितने भी अपने पेपर्स वगैरह हैं, या जितना भी डाउनलोड करना है, जितना भी सोचना सोचाना है, जितना भी जो थिंकिंग प्रोसेस है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वो बेसिकली आप कर लो, ठीक है। तो देन उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक प्लान रखेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। उसमें फिर डिफरेंट जो तुम्हारी क्यूरीज होंगी दोनों की, वो भी डिस्कस कर लेंगे, और उसके साथ साथ जो भी ऑप्शंस होंगी, जो भी मेथडोलॉजी होती है रिसर्च की मेम्स के अंदर, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे अकॉर्डिंगली। तुम लोगों का वो वाला कोर्स कैसा जा रहा है जो है सुहेल वाला? मैम्स का सर। जी मेम्स वाला, जो सुहेल वाला कोर्स है। चल रहा है सर वो जबरदस्त। उसमें वो चैप्टर 4 कि जो हमारा एक्सेलरोमीटर्स वाले हैं, वो हम पढ़े हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने जायरोस्कोप स्टडी किया उसमें। अच्छा ठीक है, वो जायरोस्कोप वाला तो शायद वो भी आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करेगा, मेरी बात हो रही थी उससे। वो जायरोस्कोप वाला तो शायद मैं एक या दो लेक्चर लूँगा तुम लोगों के ना, वो ठीक है शायद सर। अगले वीक से शायद प्रोबेबली वो जायरो के अलावा किसी और पे स्विच करेगा टॉपिक पे ना, ठीक है। तो जायरो पे जो मुझे को टाइम स्लॉट मिलती है तो मैं इंशाल्लाह जायरो को अकॉर्डिंगली देख लूँगा कि क्या करना है, ठीक है जनाब। तो आज हम बेसिकली चैप्टर 3 देखते हैं, कोशिश करते हैं कि चैप्टर 3 को हम क्विकली गो थ्रू कर लें। इज़ नॉट वेरी लेंथी चैप्टर, ऑल्दो थ्योरेटिकल पार्ट इसमें है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वी विल सी दैट, और हम कोशिश करेंगे कि आज हम चैप्टर 3 को कवर कर लें, ताकि फिर आगे जो है वो आप फिर इसको अकॉर्डिंगली लेके चलें रेस्ट ऑफ द वीक में। और फिर हम जो है बाकी जहाँ तक रह गया ताल्लुक उसका, वो असाइनमेंट्स वगैरह देख लो कि चैप्टर 2 की सर। तो एक असाइनमेंट बनाओ, ठीक है। उस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली आप ये देखो कि इस वक्त दुनिया में क्या काम हो रहा है मेम्स के अंदर, ठीक है। 3-4 अच्छे ग्रुप्स उठाओ यूरोप के, 3-4 अच्छे ग्रुप्स उठाओ यूएसए अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के, जिसमें कनाडा अमेरिका आ जाएगा, और 3-4 अच्छे ग्रुप उठाओ एशिया के, जिसमें चाइना है, सिंगापुर है, हांगकांग है, ताइवान है, ठीक है। तो 3-3 4-4 ग्रुप ऑन दी एवरेज, 3 से 4 ग्रुप, नॉट मोर देन ठीक है दैट, सर। फ्रॉम यूएस, नॉर्थ अमेरिका, फ्रॉम यूरोप एंड फ्रॉम एशिया, ठीक है। और देखो कि वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, किन किन एरियाज में काम कर रहे हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं अभी इस वक्त, ठीक है। तो ये एक दैट विल बी योर फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है। उससे फायदा ये होगा कि यू विल हैव एन आइडिया
कि हाउ द थिंग्स आर मूविंग इन द एरिया ऑफ MEMS। तो कल को जब आपने रिसर्च करनी है, विद योर टॉपिक पर्टिकुलर डिवाइस, तो उसमें भी आपको काफ़ी एक हेल्प मिल जाएगी। तो आपको पता लगेगा, अपडेटेड रहोगे आपकी दुनिया में इस वक्त किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे दुनिया क्या रिसर्च कर रही है। ठीक है, और यू मे फाइंड के जी आपका जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से और आप समझते हो कि जी मेरा इलेक्ट्रिकल का बैकग्राउंड इज वेरी गुड वन, तो मैं MEMS के अंदर इलेक्ट्रिकल डोमेन के अंदर वो काम करूँ, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे काम दुनिया में ऐसे मिल जाएं जो कि पर्टिकुलरली लोग इलेक्ट्रिकल के डोमेन में काम कर रहे होंगे। यू कैन लुक एट दैट एज वेल। ठीक है, तो ये एक पे दिस विल बी योर फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, जिसके अंदर आप ये सारा काम कर लो। दूसरा तो होगा दैट विल बी द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट आप करोगे उसका जो इनिशियल लेवल का काम होगा, उसकी बेसिक लिटरेचर रिव्यू और वो सारा, और फिर डिवाइस और उसका भी एक बेसिक लेवल का मॉडल, उसकी बेसिक लेवल की सिमुलेशंस, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, ये सारे का सारा विल बी अज्यूम्ड एज अ प्रोजेक्ट फॉर दिस कोर्स। ठीक है, इसको भी हम बाद में बाकायदा फाइनल एग्जाम्स के अंदर इसको भी हम कोई परसेंटेज देंगे मार्क्स की, और फिर उस लिहाज से हम इसको एवेल्युएट कर लेंगे। ठीक है, यस तो एक असाइनमेंट पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट हमारा हो जाएगा प्रोजेक्ट का, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट हो जाएगा एग्जाम का, चौथा पार्ट हमारा हो जाएगा सम सॉर्ट ऑफ क्विज़ेस, जो कि लेटर ऑन स्टेज के ऊपर हम लोग देख लेंगे अकॉर्डिंगली कि क्या करना है हमने। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। राइट। चलो जी, लेट्स शेयर विद द स्क्रीन। चैप्टर 3 जनाब, अभी तक देखा तो नहीं होगा मेरा ख्याल है, या कोई पढ़ा है, देखा है? देखा था थोड़ा सा देखा था थोड़ा सा। सर, देखा था। अच्छा, क्या समझ आया? सर वो आयनाइजेशन वगैरह के ऊपर था ये हाँ, मोस्टली। देखो जिस वक्त हम MEMS की बात करते हैं ना, तो फैब्रिकेशन ऑफ MEMS जो है वो बेसिकली इज अ फिजिकल एज वेल एज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, ये चैप्टर 1 के अंदर भी आपने देखा था, जिसमें आपने टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को देखा था। ठीक है, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच में हमने देखा था कि जी हमारे पास 3 फिजिकल प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं टू फैब्रिकेट अ डिवाइस। कौन कौन से हैं प्रोसेसेस? फर्स्ट इज कॉल्ड, क्या थे डिवाइसेस के, याद है कुछ? चैप्टर 1 सर डिजाइनिंग, लिथोग्राफी, जिसको हम पैटर्निंग भी बोलते हैं, Yes. डेपोजिशन, और थर्ड वाज एचिंग। एचिंग। ठीक है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज, ठीक है, आप बेसिकली डिफरेंट किस्म के काम करते हो MEMS के अंदर। ठीक है, ये तीनों के तीनों प्रोसेसेस समहाउ केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस हैं। केमिकल मतलब कि जिस वक्त आप ये प्रोसेस कर रहे होगे, तीनों में से जो भी प्रोसेस कर रहे होगे उसमें समहाउ केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, और जिस वक्त मैं केमिकल कहता हूं तो केमिकल की कुछ केमिस्ट्री होती है। ठीक है, कि उसका कुछ फार्मूला होगा, कुछ 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 उसकी केमिस्ट्री होगी। ठीक है, उस केमिस्ट्री की बेसिस के ऊपर उसके कुछ रिएक्शंस हो रहे होंगे। ठीक है, उन रिएक्शंस के अंदर कोई फिजिकल फिनोमेनाज हो रहे होंगे जो कि अल्टीमेटली आपका कोई पर्टिकुलर प्रोसेस कैरी आउट कर रहे होंगे, वो चाहे लिथोग्राफी हो, चाहे वो एचिंग हो, चाहे वो डेपोजिशन हो। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज अ फिजिक्स बिहाइंड द केमिकल केमिस्ट्री। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई फिजिक्स जरूर होती है बिहाइंड ऑल दिस। ठीक है, तो जिस वक्त एज ए डिजाइन इंजीनियर जिस वक्त आप डिजाइन करते हो किसी चीज को, यू मस्ट हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर दीज फैब्रिकेशन प्रोसेसेस। फैब्रिकेशन प्रोसेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू जो बात है वो हम डिटेल में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये तीनों प्रोसेसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, वहां पे हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ उसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी क्या केमिस्ट्री है, उनकी उस केमिस्ट्री के पीछे क्या फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है,
so that you have a better understanding कि how these processes are carried out, और this is very important part. Reason behind कि जिस वक्त वेब्स के अंदर आप काम करते हो, ये जिस वक्त आप डिज़ाइन भी देखोगे, तो मैं जिस पॉइंट से डिज़ाइन देख रहा होता हूँ, मेरी फर्स्ट कंसंट्रेशन ये होती है कि जो आप प्रपोज कर रहे हो डिज़ाइन, क्या वो फैब्रिकेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्योंकि हम 100% अपनी जो ख्वाहिशात हैं, हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, वो 100% समटाइम फुलफिल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द फैब्रिकेशन लिमिटेशंस। ठीक है, तो हमें बेसिकली पहले प्रोसेस को जेहन में रखना पड़ता है, फैब्रिकेशन के स्टेप्स को जेहन में रखना पड़ता है, और फिर उस पर्टिकुलर प्रोसेस को जेहन में रखना पड़ता है जिससे हम उसको बाय द एंड ऑफ डे बनाएंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस की क्या लिमिटेशंस है। जिस वक्त वो प्रोसेस की लिमिटेशंस हमारे सामने आती हैं, तो फिर उन प्रोसेस की लिमिटेशंस के लिहाज से हम चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइनर का जो बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट इन द मेम्स एरिया इज दैट इज बेसिकली द लिमिटेशन ऑफ द माइक्रो फैब्रिकेशंस। ठीक है, आप हर तरह का डिज़ाइन जो आप डिज़ाइन करते हो, दैट मे बी अ वेरी गुड डिज़ाइन, मे बी अ वेरी आइडियल डिज़ाइन, बट अनफॉर्चुनेटली you may not be able to that to fabricate that design, और अगर वो डिज़ाइन फैब्रिकेट नहीं होता तो उसका फिर आपके नज़दीक वो दैट इज अ यूजलेस एफर्ट। ठीक है, तो चैप्टर 3 और चैप्टर 8 का जो कॉम्बिनेशन है, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड ओवरव्यू ऑफ ऑल दीज फैब्रिकेशन प्रोसेसेस और फिजिक्स बिहाइंड दीज ऑल केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है ना, तो बेसिकली हमारे पास जो चैप्टर के कंटेंट्स हैं, दैट वी विल डिस्कस द बेसिक्स ऑफ द केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिक्स इसकी है, फिर देन वी विल सी कि आयंस क्या होते हैं और आयोनाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, मॉलिक्यूलर थ्योरी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, डोपिंग क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, प्लाज्मास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो ये कहा जा सकता है कि दिस चैप्टर 3 इज बेसिकली द प्री रैक ऑफ द चैप्टर 8, जिसमें हम फैब्रिकेशन के प्रोसेसेस पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी देख रहे होगे, प्लाज्मा भी देख रहे होगे, डोपिंग का प्रोसेस, आयोनाइजेशन भी देख रहे होगे, डिफ्यूजन भी देख रहे होगे। ठीक है, तो ये बेसिकली प्री रैक है चैप्टर 8 का, ताकि आपका चैप्टर 8 की बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। लेट्स स्टार्ट विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। एवरीबॉडी नोज कि वी हैव एन एटम। ठीक है, और एटम में बेसिकली एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कंटेन द टू पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और फिर आउटर पेरिफेरी में आपके पास डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये हमें पता है कि जी जो प्रोटॉन होते हैं, दे आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन्स कैरी द नेगेटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। मींस कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दे आर इक्वल इन अमाउंट। ठीक है, व्हेन दे आर इक्वल इन अमाउंट, सो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द एटम? इन द न्यूट्रल स्टेट इट विल बी न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव कैरियर्स एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम पार्टिकल्स आर सेम। सो एटम के ऊपर जो इनहेरेंट उसका जो चार्ज होता है, दैट इज न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, जबकि न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल एटम्स होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली नेगेटिव। अब हमें ये भी पता है कि कूलम लॉ से, जो कि चैप्टर 2 के अंदर हमने पढ़ा था, कि ऑपोजिटली चार्ज एटम्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली since nucleus is positively charged, electrons are negatively charged, so there will be an attractive force, Coulomb force will be there, जो कि इन दोनों को एक cohesive environment में रखेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई रास्ता नहीं होता escape करने का, because there is a full power न्यूक्लियस इज देयर जो कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, अच्छा, जितना न्यूक्लियस के करीब होंगे उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जितना न्यूक्लियस से दूर होंगे उतनी ही कम फोर्स आपके पास जो बॉन्ड, वीक बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे बिटवीन द न्यूक्लियस। इसीलिए जो आउटर पेरिफेरी जो आप बड़ी करते चले जाते हैं, एटम बड़े होते चले जाते हैं, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली आउटर पेरिफेरी पर चले जाते हैं। जो वो न्यूक्लियस से दूर हटते चले जाते हैं, फोर्सेस आर बिकम्स वीक। न्यूक्लियस की जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो बेसिकली
कम होती चली जाती है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। और वी नो कि जो बढ़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो रिड्यूस होती चली जाती है। एक और जो चीज है दैट इज कि आपके आउटर पेरिफेरी के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ठीक है, इसको आगे जाके हम इस पॉइंट को हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे जिस वक्त हम डोपिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब। अच्छा जी, तो आपका डायमीटर ऑफ द आउटर ऑर्बिट मे वेरी फ्रॉम 2 to 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 0.2 to 0.3 नैनोमीटर और 2 और 3 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10, नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 और 10⁻⁻8 doesn't have any sort of numeric figure। ठीक है, तो जो आउटर ऑर्बिट है वो वेरी करता है फ्रॉम 2 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर ऑफ ऑन द एवरेज फॉर एन एटम। mass of the proton is given, mass of the electron is given। ठीक है, और उसकी बेसिस के ऊपर हमने ये एक पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है। पीरियोडिक टेबल की क्या ब्यूटी है? पीरियोडिक टेबल की ये ब्यूटी है कि जो कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द कॉलम्स। ठीक है, ये कॉलम्स जो हैं वो बेसिकली आपके ये जो कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, इन सारे कॉलम्स में है कोई आइडिया कि क्या चीज कॉमन है? डिफरेंट आपके पास मटेरियल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जो कॉलम आपने बनाए हुए हैं इनमें क्या खसूसियत है? एक कॉमन चीज है इन तमाम कॉलम्स के अंदर, जितने भी हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम जो पड़ा हुआ है, इसमें क्या क्या खसूसियत होगी? एनी आइडिया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे मेरे ख्याल होता था कि हाँ, लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल बी सेम। हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब यह कि हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम के अंदर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6 कॉलम्स हैं ये जो बने हुए हैं, इनके अंदर बेसिकली जो ग्रुप्स बने हुए हैं 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इन 8 ग्रुप्स के अंदर मैक्सिमम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो कॉलम्स बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, ये बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपके पास बने हुए हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस, वो बेसिकली आपके पास एटॉमिक नंबर के पास आ रहा होता है। ठीक है, कि उसका क्या एटॉमिक नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 1 है, फॉर एग्जांपल 3 है, फॉर एग्जांपल 11 है, फॉर एग्जांपल 19 है, दीज आर बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर से भी डोनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑल पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब आयन क्या होता है? व्हाट इज एन आयन? अभी हमने कहा कि जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, सो एटम इज बेसिकली अ न्यूट्रल बॉडी ओवरऑल, अगर मैं चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। ठीक है, लेकिन अगर समहाउ किसी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड आयन। ठीक है, किस तरह आता है वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा, जो कि एक आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसको आगे जाके हम कहीं पे देख लेंगे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं, एटम ऑब्वियसली वो उस वक्त होंगे जिस वक्त उसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, और पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा होने का मतलब ये है कि प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर समहाउ वी हैव टू मेक इट नेगेटिवली चार्ज, कि हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा करते हैं समहाउ। ठीक है, तो अगर हम उनमें से समहाउ पॉजिटिव चार्ज ऐड कर देते हैं, पार्टिकल ऐड कर देते हैं समहाउ, या हम वहां से नेगेटिवली पार्टिकल निकाल लेते हैं और वो किसी और को दे देते हैं, तो ओवरऑल एटम के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा दैट विल बी पॉजिटिव। या हम उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज एटम्स घुसा देते हैं, अब वो एक्सेप्टर है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज एटम आ जाएगा।
ठीक है। और नंबर ऑफ, और वो ये हमें पता है कि कभी भी आउटर मोस्ट पेरिफेरी में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है। और वो स्टेबिलिटी की निशानी होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये किस तरह हम करते हैं? द प्रोसेस बाय विच वी प्रोड्यूस आयंस, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। आयोनाइजेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है माइक्रो फैब्रिकेशन के अंदर, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आयोनाइजेशन जो नीचे आपको डायग्राम नजर आ रही है उसमें यू कैन सी, वो अभी हम डिस्कस भी करते हैं। तो जो डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं, वो चाहे हमारा लिथोग्राफी का प्रोसेस हो, चाहे वो हमारा डेपोजिशन का प्रोसेस हो, चाहे वो हमारा एचिंग का प्रोसेस हो, ठीक है। इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर काफी ज्यादा जगहों पे हम आयंस को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। चाहे हमने कहीं पर डिपॉजिट करना है तो हम आयंस यूज कर रहे हैं, कहीं से हमने मटेरियल को रिमूव करना है तो हम आयंस को बर्बाद करवा देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर लिमिटेशंस के साथ प्ले करना है तो हम बेसिकली वहां पे आयोनाइजेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। और कहीं पे हमने डोपिंग करनी है या कहीं पे हमने कोई और पर्टिकुलर पर्पस करना है अपना माइक्रो फैब्रिकेशन का, तो आयंस हम बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं। तो आयन प्रोड्यूस करने का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। और इसके डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म है, आगे जाके भी हम देखेंगे। वन इज मैकेनिज्म ओवर हेयर एज वेल। क्या होता है आपके पास एक बेसिकली एक मेटल की स्ट्रिप होती है, दिस इज मेटल स्ट्रिप, ठीक है, जिसको आप हीट करते हो। जिस वक्त आप हीट करते हो तो बेसिकली वहां पे एक एक्टिविटी वाइब्रेशन, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके एटम्स हैं, वो बेसिकली एक्सेसिवली वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। जिस वक्त वो एक्सेसिवली वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो जो उनका बॉन्ड होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, वो वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। रिजल्टिंगली बेसिकली जिस वक्त बहुत ज्यादा आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो तो आपके जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जिस वक्त लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना शुरू होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली आप उनको फिर अट्रैक्ट करते हो। एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली, तो आप एक एनोड रख देते हो उनके सामने। और एनोड मुझे पता है कि पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो बेसिकली उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जिस वक्त वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो वो बेसिकली एक स्पीड के साथ अट्रैक्ट होते हैं। एनोड के ऊपर आपने क्या चार्ज दिया हुआ है, स्पीड विल बी डिफाइंड बाय दैट। अगर हायर चार्जेस होंगे, हायर चार्ज होगा एनोड के ऊपर, तो वो ज्यादा स्पीड के साथ उसको अट्रैक्ट करेगा रादर देन द लोअर चार्ज, ठीक है। तो वहां से बेसिकली इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लाइक दिस वन, ये जो ब्लैक नजर आ रहा है आपको, ये वाला इलेक्ट्रॉन एनोड, ठीक है। वहां से आप आगे फिर आपने गाइडेड बीम्स लगाई हुई होती है, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। जिस वक्त वो हाई स्पीड के जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो बेसिकली इस पर्टिकुलर एक बीम की शेप में आ जाते हैं, ठीक है। गाइडेड बीम्स होती हैं, ठीक है। वो उनको एक बड़ी थिन सी इलेक्ट्रॉन की एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बेस्ड बीम बना देते हैं, ठीक है। और बीम जो है वो आगे एक्सेलरेटर में आती है। एक्सेलरेटर में जब आती है तो उसमें अगेन एक्सेलरेटर के अंदर आप एक हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो कि अगेन पॉजिटिव होती है, वो उसको फर्दर एक्सेलरेट कर देती है। और ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर। एक चैम्बर बना हुआ होता है, कंसील्ड चैम्बर होता है, वैक्यूम्ड होता है, जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर गैस आपने भरी होती है। जनरली आर्गॉन हमने भरी हुई होती है, या जनरली हाइड्रोजन भी हमने उसमें भरी हुई होती है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जिस वक्त जाते हैं और घुसते हैं, या जो भी गैस आप, जिसको भी आप आयनाइज, जिसके भी आप आयंस जनरेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंसी हीलियम, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है वो समटाइम्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये तीन बहुत फ्रीक्वेंट गैसेस हैं जिनको हम लोग बेसिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो चैम्बर के अंदर गैस भरी होती है, जो ही इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो जाके उस पर्टिकुलर गैस के एटम्स के साथ स्ट्राइक करते हैं। जिस वक्त उन पर्टिकुलर एटम्स के साथ जाके स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो वहां से उनके इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज करवाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जिस वक्त उनके हीलियम के, फॉर एग्जांपल हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना शुरू होते हैं तो हीलियम के एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाता है, तो हीलियम के आयनाइज्ड आयन आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे होते हैं तो उस पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब वो जो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस, हीलियम पार्टिकल है, दैट इज कॉल्ड हीलियम आयंस। और इन हीलियम आयंस को आप कहीं पे भी आके यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होते हैं वो
हीलियम के रिलीज हो रहे होते हैं तो प्लाज्मा इटसेल्फ इज यूज्ड टू कॉल न्यूट्रल। प्लाज्मा जो जनरेट या जो आयोनाइजेशन, उसको जो आयोनाइजेशन हो रही होती है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, पे जो आगे जाके हम प्लाज्मा में भी पढ़ेंगे आगे जाके। तो वो जो पूरे का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन, क्योंकि एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में हो रहा होता है, एक कन्फाइंड चैम्बर में हो रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम प्लाज्मा कह देते हैं। तो प्लाज्मा ओवरऑल जो है दैट इज न्यूट्रल, बिकॉज जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हीलियम से रिलीज हुए हुए हैं, ठीक है, वो और जो चार्ज आयंस हीलियम के जनरेट हो रहे हैं उनकी अमाउंट सेम होती है, ठीक है, तो वो ओवरऑल आपके पास एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट होता है। लेकिन जो हीलियम के या हाइड्रोजन के या नाइट्रोजन के जो गैस आपने भरी हुई है, उसके जो पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी चार्ज और वो आयंस बन जाएंगे, और उन आयंस को भी अगेन आप आगे से अट्रैक्ट करके कहीं पे भी एक्सेलरेटेड अमाउंट के साथ, एक्सेलरेटेड स्पीड के साथ बम्बार्ड करवा देते हैं, और जहां पे जाके वो बम्बार्ड होते हैं या वो डिपॉजिट हो जाते हैं और या वो वहां से मटेरियल को इजेक्ट करवा देते हैं। अगर वो बहुत स्पीड के साथ जाके लगते हैं, ठीक है, तो वो वहां से मटेरियल को इजेक्ट करवाना शुरू कर देते हैं। जिस वक्त मटेरियल वहां से इजेक्ट होता है तो एचिंग होना शुरू हो जाती है। अगर वो स्मूथली जाके सरफेस पे बैठ जाते हैं तो डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो डेपोजिशन और एचिंग में आयंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारे पास जनरली होता है। ठीक है जनाब, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आप लोगों को हो तो? नहीं सर। चीजें समझ आ रही हैं? अहमद, यस सर, आ रही है तुझे भी कुछ समझ आ रहा है? सर। यस सर, आ रहा है। अच्छा चलो, अच्छी बात। अच्छा यार, अच्छा जी, molecular theory of matter. All matters are made of large number of the particles interconnected by the deformable bonds. अब हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। पहले हमने एटम की बात की, अब हम मॉलिक्यूल्स पे आ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स में मल्टीपल एटम्स आपके पास आ रहे होते हैं, और ये मल्टीपल एटम्स जो हैं वो अल्टीमेटली फोर्सेस के साथ बॉन्ड होते हैं, जिनको हम बॉन्ड्स बोलते हैं, शायद पढ़े होंगे, याद होगा केमिस्ट्री के अंदर कोवलेंट बॉन्ड था और दूसरे डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो फोर्सेस होती है, दीज आर कॉल्ड वेरी वीक फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, जो क्या गया जाके आगे अगेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के मल्टीपल एटम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो दीज आर बेसिकली दी, ठीक है ना, ये बेसिकली हमारे पास एक सिलिकॉन का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O, ठीक है, और वो बेसिकली बाय एटम मॉलिक्यूल है, ठीक है, कि एक वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 होंगे। सिंगल एटम मॉलिक्यूल में सिलिकॉन है और प्योर सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का एक एक एटम आपस में मिला हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल एटम मॉलिक्यूल। और इसमें बाय एटम मॉलिक्यूल्स में आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते हैं, तो बेसिकली आपके पास ये हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के, लेकिन एलिमेंट वाइज 2 एलिमेंट आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, या 2 एटम आपके पास, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। और ये आपस में बॉन्ड होते हैं, ठीक है जी, बॉन्ड थ्रू डिफरेंट बॉन्डिंग्स हैं, ठीक है। वो बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो कि इन बॉन्ड्स को आपस में, अब अगर हमने कोई चीज भी यहाँ से रिलीज करवानी है, ठीक है, देखें अब मॉलिक्यूल्स के बीच में भी बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, एटम्स के बीच में भी बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एग्जिस्ट ओवरऑल इनटू द मॉलिक्यूल। और अब अगर अपने वहां से किसी भी चीज को, एटम को, किसी भी एटम को रिलीज करवाना है, ठीक है, तो वी हैव टू ओवरकम ऑल दीज फोर्सेस। once we are able to overcome all these forces, then definitely we will be able to break that particular bond. तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, दैट इज बेसिकली अगेन हमें पता है कि जी ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, और जो आपके सेम चार्जेस हैं वो रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव फोर्सेस एज वेल एज द रिपल्शन फोर्सेस डिटरमिन्ड बाय द डिस्टेंसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं, दीज आर वेरी वीक फोर्सेस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें, वैन डर वाल्स जिनको हम फोर्सेस बोल रहे होते हैं,
ठीक है। अच्छा, अब एटम्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है जिसको हम जनरली डी नॉट कह रहे होते हैं। डी नॉट इज द मॉलिक्यूलर स्पेस इन नेचर नेचुरल स्टेट। जो भी नेचुरल स्टेट वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर के आपस के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो बेसिकली डी नॉट पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है। अब हम समहाउ अगर किसी तरीके से ये मैनेज कर सकें कि इनका आपस में इंटर डिस्टेंस कम कर दें या ज्यादा कर दें तो ये फोर्सेज उसी लिहाज से कम या ज्यादा होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो फोर्सेज है दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर बेसिकली दी कूलम फोर्सेज। कूलम फोर्सेज आर बेसिकली दी अट्रैक्टिव और द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, जो चैप्टर 2 के अंदर हमने डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, और ये हमें पता है कि ये डी नॉट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जितना डिस्टेंस करीब होगा उतना ये ज्यादा होगी, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ये बेसिकली ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहा है जी कि 10 मिनट रह गए हैं आपके पास, 40 मिनट। ठीक है ना। तो डी नॉट जो जो अब अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, इस वाले ग्राफ को देखूं, ठीक है, तो डी नॉट इज द नेचुरल स्टेट। ठीक है, और जो जो आपका डी नॉट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, एज इट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद बढ़ती चली जाती हैं और फिर ये वीक होता चला जाती है। ठीक है, और जो जो ये वीक होती चली जाती है इसका मतलब ये है कि अब आपको लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी चलाई चाहिए कि वहां पे अगर आपने सेटअप को ब्रेक करना है या इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो यू कैन इजीली ब्रेक इट। जितना ये एक दूसरे के करीब होंगे, जितना डी नॉट इनके करीब होगा, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास ज्यादा फोर्सेज आपको चाहिए होगी, वहां पे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी वहां पे उसको ब्रेक करने के लिए। और जो ही आप इससे दूर होते चले जाएंगे या मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे तो आपको लेसर एनर्जी चाहिए होगी उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस जिसके अंदर हम जो डोपिंग, अच्छा ठीक है, वो बस यहाँ पे आके वो खत्म हो गया। ठीक है, जो हमारा टॉपिक था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। ठीक है, यहाँ से अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द डोपिंग। डोपिंग क्या होती है, एनी आइडिया? पढ़ा हुआ भी होगा कहीं ना Sir, addition of impurities. हाँ जी, फॉर व्हाट? Conductors. सेमीकंडक्टर को कंडक्टर करने में। नहीं, जेनेरिक बताओ ना। जेनेरिक तो ये बेसिकली किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए अगर आप उसमें आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो दैट इज कॉल्ड डोपिंग। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए जो इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड द डोपिंग। ठीक है, जिसको हम सरफेस मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करना है दैट इज बेसिकली दी डोपिंग। अच्छा, अब डोपिंग क्या है? हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के मटेरियल्स हैं। वन इज कॉल्ड कंडक्टर्स, अदर वन इज कॉल्ड इंसुलेटर एंड थर्ड वन कॉल्ड इज सेमीकंडक्टर्स। और कंडक्टिविटी को हम किस तरह डिफाइन कर रहे होते हैं कि जितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी इज बेसिकली रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जितनी रेजिस्टिविटी कम होती चली जाएगी कंडक्टिविटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी और उतनी ही रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती चली कम होती चली जाएगी। और वो बेसिकली जो मटेरियल है वो कंडक्टर कहलाना शुरू कर देगा। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, रिजल्टेंटली कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। रेजिस्टिविटी हाई होने का मतलब ये है कि दे डोंट अलाउ टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के लिहाज से हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। इफ यू लुक एट दैट, resistivity for these is very low, 10 raised to the power -6, -5.8, -5.5, -5. These are different materials जो कि कंडक्टर्स हैं। रिजल्टेंटली रेजिस्टिविटी बहुत कम है, रिजल्टेंटली कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। लाइकवाइज अगर मैं इसको देखूं, these are the insulator series,
10 raised to power 9, 10 raised to power 10, 10 raised to power 13, 14, 18, and these are the positive numbers. So resistivity is very high, resultantly conductivity is very low. So these are very poor conductors, so they are called insulator. अब इनके बीच की एक सीरीज एग्जिस्ट करती है जो कि जिसको हम सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, दिस वन 10 raised to power 1.5, 10 raised to power 4.5, 10 raised to power 8, 10 raised to power 6.5. ठीक है, ये वो है जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इन बिटवीन एग्जिस्ट करती है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के लिए. ठीक है, तो हम बेसिकली इन पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी वाइस वर्सा जो भी है, ठीक है, उसको हम समहाउ मैनिपुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और हम उसको मोस्ट ऑफ द टाइम सेमीकंडक्टर को कंडक्टर की तरफ ले जाने के लिए हम इसके अंदर डोपिंग कर रहे होते हैं. डोपिंग मीन्स कि वी आर एडिंग द इम्प्योरिटीज इन इट. इम्प्योरिटीज भी बड़ी स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज होती हैं. ठीक है, 3-5 या 3-4 सीरीज के कॉलम्स की जो पीरियोडिक टेबल में होता है. ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिलिकॉन के साथ प्ले कर रहे होते हैं या जर्मेनियम के साथ प्ले कर रहे होते हैं. दीज आर ऑल जो हैं जिसके आउटर पेरिफेरी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं. ये पीरियोडिक टेबल में 4th ग्रुप एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो इसके अंदर प्योरिटीज जो ऐड करते हैं वो इधर 3 ग्रुप की ऐड करते हैं जिसके आउटर पेरिफेरी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 5 कॉलम के अंदर से ऐड करते हैं एलिमेंट्स जो कि जिनके आउटर मोस्ट पेरिफेरी के अंदर 5 आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब हमें ये पता है डोपिंग में, हमें ये पता है कि आउटर मोस्ट पेरिफेरी में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. ठीक है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते. ठीक है, तो अगर 4 सिलिकॉन के एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर 4 सिलिकॉन के एटम अपने इनहेरेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ मैं जो है 5 सीरीज का एक एटम ऐड करता हूं, ठीक है, जो कि आर्सेनिक है, या 3 सीरीज का एक एटम एग्जिस्ट करता हूं जो कि बोरॉन है, तो फिर क्या होगा. अब लेट्स सी, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिलिकॉन की आउटर मोस्ट पेरिफेरी में, क्योंकि ये 4 सीरीज का नंबर है. ठीक है, बोरॉन इज 3 कॉलम, तो इसके आउटर पेरिफेरी में 1, 2 और 3. ठीक है, ये 3 तो बेसिकली आपके 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड कर लेंगे, लेकिन सिलिकॉन का ये एक एटम जो है वो बेसिकली खाली रह जाएगा. तो यहां पे एक होल जनरेट हो जाएगा, और होल जो है दैट इज द पॉजिटिव कैरियर. ठीक है, तो आपके पास जो आप बोरॉन ऐड करते जाएंगे, होल्स बढ़ते चले जाएंगे, तो आपकी जो डोपिंग है वो पी टाइप की या पॉजिटिव टाइप डोपिंग होती चली जाएगी. अब हम आ जाते हैं आर्सेनिक के ऊपर. आर्सेनिक इज बेसिकली द 5 ग्रुप. ठीक है, अब ग्रुप 5 का मतलब यह है कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर पेरिफेरी में. स्टेबल होने के लिए सिलिकॉन को 4 चाहिए 8 पूरे करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा. अब एज यू कीप ऑन एडिंग आर्सेनिक विद द सिलिकॉन, ठीक है, उसकी आप डोपिंग करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि जी आपके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो बेसिकली आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा है, तो आपके पास जो डोपिंग की टाइप होगी, तो बेसिकली जो एटम होगा सिलिकॉन का, या जो सिलिकॉन का वो मटेरियल जिसको आप डोप कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एन टाइप डोपिंग. ठीक है, तो doping is a very important phenomenon. Most of the time we use to alter the electrical properties of the material by making it from semiconductor to conductor, या इसके और भी काफी ज्यादा काम है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एचिंग के अंदर एच स्टॉप लगाए जाते हैं. एच स्टॉप क्या होता है कि एच स्टॉप ये होता है कि जी फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन एच होता आ रहा है. ठीक है, तो एक सर्टेन डेप्थ के बाद हम वहां पे बोरॉन की या आर्सेनिक की हम डोपिंग करके वहां पे एक लेयर जनरेट करवा देते हैं जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है. ठीक है, अब क्या होता है, जो एक सर्टेन एच रेट के साथ सिलिकॉन एच होता आ रहा है, जो ही वो डोप सिलिकॉन की लेयर पे पहुंचेगा वहां पे उसका एच रेट डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, और वो इतना ज्यादा वहां पे डोप किया हुआ होता है हम लोगों ने कि वो एच होता ही नहीं. इन एनी केस वो एच नहीं होता. ठीक है, तो वहां जाके फिजिकली जो एचिंग का प्रोसेस है वो रुक जाता है.
ठीक है, ऊपर का सारा सिलिकॉन एच हो जाएगा और उससे नीचे जितना सिलिकॉन है वो बच जाएगा, ठीक है, उस पर एचिंग नहीं होगी। तो एच स्टॉप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो कि हम डोपिंग के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। डोपिंग ऑफ द सिलिकॉन कैन बी अचीव्ड बाय आयन इम्प्लांटेशन, डिफ्यूजन, ठीक है, ये दो हमारे पास प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जिसमें एक आयन इम्प्लांटेशन है और एक डिफ्यूजन का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जनरली डोपिंग सेमीकंडक्टर्स की कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो अगेन के बोरॉन के एटम आ जाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि उसके अंदर कैरियर ज्यादा होंगे, होल ज्यादा होंगे, और अगर आर्सेनिक या फास्फोरस की डोपिंग करेंगे जो कि 5 सीरीज का है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैरियर ज्यादा हैं या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, क्योंकि